तो हम लोग देख रहे हैं कि 1873 में, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 2। 1873 में मैक्सवेल और बोल्टमैन के बारे में बात हो रही थी। ये हमने पढ़ा था क्या? नहीं ना। मैक्सवेल एंड बोल्टमैन, इन्होंने थ्योरी दिया है कौन सा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मतलब यहाँ पे गैसेज के बारे में है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस थे, अजम्पशंस के साथ साथ कैलकुलेशन भी हम लोग का रहेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अजम्पशन तो हमारे पास है कि अजम्पशन ऑफ केटीजी, इसके अंदर एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का जब कैलकुलेशन करते हैं ऑफ एन आइडियल गैस, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो हमने बोला कि यहाँ पे एक आप क्यूबॉइड बना लीजिए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग गैस को रखेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड से अच्छा होता है कि क्यूब ही बनाते। चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बोल देंगे कि ये क्यूब है। सारे साइड इक्वल रहते तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन। खैर, हम यहाँ पे बोलेंगे कि देखो, एक पार्टिकल क्या हो सकता है, किधर भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, किधर भी ये जाएगा। और हम हर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग बात कर रहे थे कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूं कि देखो, जब ये टकराएगा इस दीवार पे, तो दीवार पे टकराएगा तो टकराते समय इसकी मोमेंटम क्या रहेगी? हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो बोल देंगे कि ये पॉजिटिव है। तो हम बोलेंगे एम वी एक्स। जब वो लौट के जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी रिबॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस साइन के साथ यहाँ पे माइनस चेंज कर रहे हैं हम लोग, डेल पी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एम वी एक्स होगा ऐसा। अच्छा, अगर मैं यहीं पे चेंज इन टाइम की बात करूं तो कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये लेंथ जहां से वो चला होगा, वो लेंथ एल है। मान लो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे चला होगा, तो लेंथ कितना है? एल। तो लेंथ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, यहां से जाना और यहां से आना को हम वन टाइम बोलते हैं, ठीक है, चेंज इन टाइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी आप उतने ही दूर के लिए लिए हैं। तो हम बोलेंगे चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे लेंथ प्लस लेंथ, दैट इज 2l। और वेलोसिटी कितनी है? vx। तो ये क्या आ गया? चेंज इन टाइम। और ये कौन सा टाइम है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। टाइम बिटवीन टू कोलिजन। टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन होने के बीच का समय कितना है? तो हम बोलेंगे कि टोटल दूरी जाना और आना, और उसके बाद फिर क्या हो गया? उसके वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये किसकी बात चल रही है? ये एक पार्टिकल की है ना, एक पार्टिकल की। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हम बोलेंगे एक कोलिजन के लिए समय कितना लगा है? एक कोलिजन, या ऐसे बोल दो कि डेल्टा टी में कितने कोलिजन हुए हैं? वन कोलिजन। तो एक यूनिट टाइम में कितना कोलिजन होगा? हम बोलेंगे डेल्टा टी, वन अपॉन डेल्टा टी होगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कोलिजन कितना आ गया? वन अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? एन, नंबर ऑफ कोलिजन। लिख भी देता हूं यहाँ पे, एन क्या है? एन है नंबर ऑफ कोलिजन। तो नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू क्या आ गया? वन अपॉन टी। और नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 12। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 12, यहां से देख लो ना, यहां से इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं? वन अपॉन टी कितना आता है? तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कोलिजन। अब बात करते हैं कि मोमेंटम, यहां लिखता हूं, मोमेंटम इम्पार्टेड पर यूनिट टाइम, या मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिख देना, पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या आ गया? हम बोलेंगे डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एन इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एफ मतलब क्या आ गया? हम बोलेंगे मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है।
तो यहां से कितना आ जाएगा, n इंटू डेल्टा पी का मतलब कितना है, डेल्टा पी का मतलब हमने कहां पे लिखा था बेटा, ये ट्वाइस ऑफ एम वी एक्स, और n का मतलब कितना लिखा है हमने, वी एक्स अपॉन 2l। तो यहां से क्या क्या कट सकता है, जल्दी से हटा दीजिए। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि m अपॉन एल, यहाँ पे है वी एक्स इंटू वी एक्स, मतलब वी एक्स का स्क्वायर, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और आपको पता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई 1 अगर कर दे, या ऐसे लिख दो कि डेल एफ इज इक्वल टू क्या बोला था तुमने, एन इंटू ये बोला था, तो डेल एफ निकाल रहे हैं एन इंटू एम अपॉन एल वी एक्स का स्क्वायर। डेल एफ क्या है, चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाई ऑल मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एम अपॉन एल इंटू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्योंकि हम तो एक एक करके सारा फोर्स लिख रहे हैं, बस इसमें ये आ जाएगा बेटा कि m और l जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन समेशन ऑफ vx का स्क्वायर ये आएगा। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, हम बोलेंगे ये फोर्स है इन x डायरेक्शन, ठीक है, ये फोर्स कैसा है, इन x डायरेक्शन। अगर मैं y की बात करूं तो फोर्स इन y डायरेक्शन कैसा आएगा, हम बोलेंगे m अपॉन एल समेशन ऑफ vy, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। अगर मैं z की बात करूं तो m अपॉन एल समेशन ऑफ vz स्क्वायर, होगा कि नहीं, होगा। अगर मैं तीनों फोर्स को बेटा ऐड कर दूं, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, तीनों को अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पे m अपॉन एल आएगा और समेशन ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर होगा। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स, मतलब मैं ये एफ लिख देना ऐसे, एफ आई एफ जे और एफ के, तीन तीन फोर्स है। तो अगर मैं केवल एफ की बात करूं, खाली एफ की बात करूं, ठीक है, एवरेज निकाल रहा हूं मैं, तीनों डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, तो तीनों ऐड होके क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 कहां आ जाएगा, नीचे। तो एम अपॉन एल समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। ये कौन सा फोर्स है, बोलेंगे ये एवरेज फोर्स है। एवरेज फोर्स पर मॉलिक्यूल्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। अगर यहीं पे आपको बोले कि ये क्या है, एवरेज फोर्स पर मॉलिक्यूल्स, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो फॉर n मॉलिक्यूल्स n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ एन ऐसे लिख देता हूं, 1/3 m इंटू एन एल, और यहाँ पे समेशन ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर होगा। ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मीन, ठीक है, ये कहलाएगा वी स्क्वायर का बार, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 m अपॉन एन एल और वी स्क्वायर का बार, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है, कहीं पे लिखना पड़ेगा तो लिख दीजिएगा कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर, इसके जगह पे हम ये छोटा सा बात लिख रहे हैं। अच्छा अब थोड़ा बहुत ना हम लोग चेंजेज वेंजेज करेंगे, देखना, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। वेलोसिटी, एक बात बताओ कि प्रेशर, यहाँ पे 3 फोर्स है ना बेटा, तीनों तरफ का फोर्स हमने लिया और सबका मैग्नीट्यूड सेम था, सब एवरेज ही निकल रहा था, तो हम उसको तीनों को जोड़ दिए और बोले कि एवरेज निकाल रहे, ठीक है। हाँ तो चलिए यहाँ पे अच्छा मैं बोलूं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, ये जो हम लिए थे ना ऊपर डायग्राम, ये क्यूबॉइड नहीं बेटा, क्यूब है, ठीक है, क्यूब में हम लोग को सुविधा होती है, तो हम बोल रहे हैं कि नीचे का जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा, एल इंटू एल स्क्वायर, मतलब फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ से प्रेशर अगर निकालना चाहूँ, फोर्स तो हमको मिल चुका है, प्रेशर अगर निकालना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फोर्स मतलब 1/3 m इंटू एल
वी स्क्वायर ऊपर बार, नीचे में एल था और एक नीचे में एल स्क्वायर और आ गया, तो ये प्रेशर बन गया। सो अब आप बोल सकते हैं कि ये एल स्क्वायर इंटू एल क्या होगा, एल क्यूब बन गया। एल क्यूब मतलब होता है वॉल्यूम, तो 1/3 m इंटू एन वी स्क्वायर, और नीचे में आ गया बेटा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पूरा लिख देता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3 mn वी स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 3। अब मुझे बताओ कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा बेटा, मास एक का मास, ये तो m मतलब तो एक का मास है, तो हमको पूरा मास लेना पड़ेगा ना सारे मॉलिक्यूल्स का ना, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो n यहाँ पे रहेगा नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/3 डेंसिटी, और यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर का मीन, राइट, वी स्क्वायर का मीन। तो हो गया 1/3 डेंसिटी रो लिख दिया हमने, और वी स्क्वायर लिख दिया, नीचे 3 जैसा था वैसे ही है। तो आपको प्रेशर मिल गया है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहीं पे ऐसा भी लिखना चाहता, मान लीजिए इसी को देख के, इसको देख के, कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम को उधर भेज दिया, ठीक है, इसको VOL लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या आता, 1/3 mn और वी स्क्वायर आता कि नहीं। तो और प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है बेटा, वो तो हम लोग को आइडियल गैस के हिसाब से पता है कि कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो ये कौन जो वो जो nRT है वो किसके बराबर आएगा बाद में, अगर मैं बोलूं कि अगर ये आइडियल गैस है, तो nRT इज इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर, ऐसा आता है। एरो मार्क मत दीजिएगा, मैंने ऊपर मीन लिखा है, ठीक है, आदत हो गई है एरो मार्क बनाने की, तो मीन है ये। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं बेटा, एक तो ये फॉर्मूला आता है, दूसरा अगर हम इस चीज को ऐसे भी लिखना चाहें और ऐसे लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। तो जल्दी से यहां तक पहले कॉपी कीजिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ना, ये है अपना आरएमएस स्पीड। अब आरएमएस स्पीड क्या होता है, तो जानते हो, रूट मीन स्क्वायर इसका पूरा नाम होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस, VRMS। अब आप सोचो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, कि VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी स्क्वायर इंटू एन लिख सकता हूं, बोलो लिख सकते हैं। अच्छा, तो हाँ एक मिनट, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, राइट। अच्छा, ये क्या है, ये ऐसे बार वाला था बेटा, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं VRMS अपॉन एन, है ना, एन इधर क्या क्या, एक मिनट रुक रुक रुक, मैं लिखूंगा इसको, नहीं बेटा नहीं, गलती हो गया, सुन फिर से सुन। देख, अगर इसका एवरेज डालना है, समझ लो शुरू में क्या था, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन जो होता है वो खुद इतना होता है, एन इधर भेजने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है वी स्क्वायर का समेशन, ऐसा वी स्क्वायर के ऊपर बार, बार मतलब एवरेज, एवरेज ऐसे निकालते हो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करके, तो यही है यहाँ। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब वी स्क्वायर आर, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। चलिए अब आप देखो कि P इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, 1/3 आपने लिखा था दिस, और समेशन ऑफ वी स्क्वायर के ऊपर बार ऐसा लिखा था। तो क्या मैं इसको अब थोड़ा छोटा रूप दे सकता हूँ कि आरएमएस वैल्यू वी स्क्वायर आरएमएस। और यहीं से अगर मैं बात करूं बेटा कि वी आरएमएस कितना हो जाएगा, इसी इक्वेशन को इधर उधर शिफ्ट करके देखो, तो हम बोलेंगे 3p अपॉन रो, 3p अपॉन रो का रूट क्या हो जाएगा, VRMS इज इक्वल टू इतना। या फिर आप अगर रो नहीं पसंद करते हैं तो वहां पे लिख दीजिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा मास, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। तो P कहाँ गया, P भी लिख दीजिए। तो VRMS इज इक्वल टू कितना होता है, 3VP अपॉन M। यहाँ पे V क्या है, V इज वॉल्यूम, तो VRMS आप निकाल लोगे, क्योंकि कभी कभी ना आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा कि आप इस तरीके से निकाल पाइएगा, आपको प्रेशर वगैरह दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, तो बोलेगा बताइए आरएमएस स्पीड कितनी होगी गैस के अंदर जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो आप बता देंगे कि ये सब वैल्यू पुट कीजिएगा। अब यहीं पे मैं यहीं पे एक सवाल ले लेता हूँ
कि कैलकुलेट द RMS speed of nitrogen क्या लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, 1 atm, और टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस। 298। हाँ, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में कितना दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन N2 का, तो हम बोलेंगे 1.25 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप बताइए VRMS कितना होगा। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा, VRMS इज इक्वल टू क्या होगा, √3 P डायरेक्ट ले लो, प्रेशर तो दिया हुआ है, 3P अपॉन रो, तो क्या आ जाएगा, देखो 3, प्रेशर कितना दिया हुआ था, प्रेशर 1 atm था, 1 atm मतलब 10 पे पावर 5 पास्कल, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1.25 kg, राइट। तो अब आप डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए कितना आता है, आ जाएगा 490 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 490 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आपको और आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोई बात नहीं, लिखने का समय दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस कितना होता है, इसके बारे में तो देखो, K इज इक्वल टू कितना है, हम बोलेंगे समेशन ऑफ हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यही होगा, एक पार्टिकल का हम मास ले रहे हैं, एक पार्टिकल का मास m है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इसी चीज को अगर मैं ढेर सारे पार्टिकल पे लगाऊं तो हम बोल सकते हैं हाफ m कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ v², और याद है v² का अगर आप एवरेज वगैरह निकालो तो ये RMS होता है, तो हम बोलेंगे हाफ समेशन ऑफ RMS वैल्यू। तो ये क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर ये एवरेज है तो फॉर n नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, ये क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग मास ले रहे हैं और हम सबका जोड़ रहे हैं, है ना, बहुत सारे मासेज को जोड़ रहे हैं, मतलब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमको एवरेज निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है, तो क्या करें, हम बोलेंगे उसको n से डिवाइड कर देना, हाफ m और v² RMS को आप किससे डिवाइड करना चाहोगे, n से, तो क्या मिल जाएगा हमको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, इतना। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी भी देखा था 1/3 mv² RMS होता था। क्या हम इसी चीज को VRMS को हम लोग चेंज करें कि क्या करें, क्या, कोई नहीं समझ, मैं बोलूं अगर कि 1/3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पे 1/2 mv² RMS मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत है क्या इस बात से, 2 कट जाएगा, एक्स्ट्रा जो चीज किया है तुमने वो कट जाएगा। तो हम यहाँ से 2/3, और ये जो है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K लिख सकते हैं, K मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 K इज व्हाट, K इज काइनेटिक एनर्जी, अगर मन करे तो KE लिख देना वहां पे। तो अगर यहीं से आप बात करो कि सर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3/2 PV आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस कितना होता है, 3/2 PV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला हमने। मैं यहाँ पे रोक के आपको समय देता हूँ लिखने के लिए। हमको काइनेटिक थ्योरी दी हुई है तो वहां से टेम्परेचर का रिलेशन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं।
तो हमने बोला कि काइनेटिक थ्योरी जो हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा वो था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, यही पढ़ा आपने। ध्यान रखिएगा, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस लिख दो, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस higher temperature means higher value of RMS, means higher value of क्या, वेलोसिटी या VRMS। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से दौड़ेंगे, और लोअर मतलब हो गया लोअर वैल्यू। मतलब टेम्परेचर जो होता है या ऐसे लिख देना पहले कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एफ इंटू वी आर एम एस, या छोड़ो ये सब बात, ठीक है, कांस्टेंट वाली बात अपन नहीं करते हैं, अपन बोल देते हैं कि मान लो ये बात है। अब अगर मैं बोलूं कि हमने देखा है कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mv², और यहीं पे अगर मैं बोलूं कि प्रेशर मान लो ट्रांसलेशनल प्रेशर है, ठीक है, टीआर ट्रांसलेशनल प्रेशर मतलब इन वन डायरेक्शन, तो भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे P इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 मास, और ये वेलोसिटी जो है वो जनरलाइज नहीं होगा, ये भी ट्रांजिशनल क्या रहेगा यहाँ पे कि एक डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रांसलेशनल हम लोग इसको बोलते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा P अपॉन P ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू V² अपॉन V ट्रांसलेशनल का स्क्वायर। तो अगर मैं अच्छा एक चीज देखो कि V² इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, T, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज T अपॉन T ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि P अपॉन P ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू T अपॉन, और ये जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल टेम्परेचर की बात जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक टेम्परेचर हमने दे रखा है, कौन सा, तो हम बोलेंगे कि हम दे रखे हैं कि 273, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, हमको नोन चीजें कहाँ पे पता होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे हमने लिया तो हमने बोला कि इतना होगा। अब यही रिलेशन हमको हर जगह काम आएगा, तो जैसे मन करे इसको वैसे याद रखिए। आपका मन करे कि सर हम इन दोनों को लेके चलना चाहते हैं तो इन दोनों को लेके भी चल सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैसे रखोगे, मान लो तुम्हारा मन किया कि सर इन दोनों को लेके भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करेंगे, तो V² इज इक्वल टू T अपॉन T ट्रांसलेशनल कितना है 273.16 इंटू V² ट्रांसलेशनल, जो भी आपको मन करे, ठीक है, हम इन दोनों को रख सकते हैं साथ में, इन दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा हम बात करेंगे। हाँ सर। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे अगर मैं एक सवाल दे दूं, क्वेश्चन है कि इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ N2 is 490 मीटर पर सेकेंड एट 273 केल्विन, बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर पे हमको बताइए ये कितना होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है ना, मतलब सेम टेम्परेचर पे होता है ना, तो हम बोलते हैं हाफ m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 का स्क्वायर। कितना होता है, हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ आप चाहो तो आप यहां से उड़ा सकते हो। मास 1 का नाइट्रोजन का मास कितना ले लेंगे 28, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 490 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड वाला मास कितना ले लेंगे 2, और इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आपको नहीं पता, क्या आप यहाँ से निकाल नहीं सकते वेलोसिटी कितना आएगा v2, निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1830 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो यहां तक जल्दी से लिखिए। देख अगली कहानी अपनी है कि डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, क्या डिराइव करना है, तो हम सारे लॉ डिराइव करना चाहते हैं, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे जो लॉ थे ना, आगे आगे गे ल्यूसेक लॉ है, तो ये सारी चीजें हम काइनेटिक थ्योरी से डिराइव करना चाहते हैं। तो आइए पहले बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ में
हमको पता है कि क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही पढ़ा है आपने। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास जो नियम है वो ये है कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 मास इंटू एन इंटू वी स्क्वायर और वी आर एम एस, मतलब वी आर एम एस का स्क्वायर। ये m जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, n अगर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। हम बोलेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू इतना हमको पता है। क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बेटा कि वी स्क्वायर आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो क्या मैं वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू के इंटू टी लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट इंटू टी, के फॉर कांस्टेंट हियर लिख सकते हैं। तो बस यही वी स्क्वायर के जगह पे मैं हटा दूंगा इसको, देखो क्या आ जाएगा, 1/3 मास एन के और टी। अब मुझे बताओ कि पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, इतना आ गया। देखो मास तो कांस्टेंट है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, के अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को तुमने बोला कि क्या सर टेम्परेचर कांस्टेंट रख लीजिए, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, मतलब पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, कब, एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही तो था बॉयल्स लॉ। तो देखो बॉयल्स लॉ जो ये वाली बात थी जिसको प्रूव करने आए थे, उसको हमने काइनेटिक थ्योरी से स्टार्ट किया लेके चलना, और हमने देखा कि सही बात है। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? हाँ, डेरिवेशन तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं चार्ल्स लॉ के लिए। देखो चार्ल्स लॉ में क्या हमने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ कि प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पे क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही पढ़ा था आपने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाली बात आप पढ़े थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको भी हम प्रूव करें किससे, काइनेटिक थ्योरी से। हमने क्या बोला कि हमको दो दो इक्वेशन पर खाली पता है कि पीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस वाले के साथ होता है, और एक चीज हमने बोला कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। अच्छा, इतनी बात हमको समझ में आई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एट, अच्छा हाँ, वी 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 मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो लैंग्वेज क्या आना चाहिए, क्या लिखा था हमने, पीवी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ये है, आएगा तो स्क्वायर फिर, लेकिन इसको बिना स्क्वायर का कैसे बनाएंगे? हम्म, कोई नहीं, ऐसा ही लिख दे। चलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों को चुपचाप इक्वेट कीजिए और यहां से आपको मिल जाएगा, कहा गया कर गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। दोनों को अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वी स्क्वायर इज, ओ आ तो गया बेटा सही है सही है सही है, देख, सुन सुन सुन, क्या हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि वी स्क्वायर आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा मुझे बताइए कि हम लोग वॉल्यूम के साथ रिलेट करना चाहते हैं टेम्परेचर को। अच्छा कैसे लेकिन करोगे, पीवी, पीवी से मैं लेके आ जाऊं इधर से, ठीक है, पीवी इज, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी।
पीवी, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। एक बार फिर से मुझे मौका दे, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बड़ी आसान है, हम लोग फालतू का फंस गए थे इसमें। पुनीत बुरा तो नहीं मान गया तू? पुनीत, नहीं सर, बुरा क्या मानना सर। कि सर मुझे डांटते रहते हो, है ना, खुद भी तो गलती करते। नहीं सर, आजा बेटा, ऐसा थोड़ा होता सर। आजा, देख बड़ा आसान है, पता नहीं मतलब कैसे इतना दिक्कत है। देखो फिर से समझो, ठीक है, कोई कोई ये नहीं है वापस जीरो से स्टार्ट करो। हम बोल रहे हैं ये वाली बात हमको प्रूव करनी है। पुनीत मुझे बता कि पीवी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी स्क्वायर आर एम एस होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर आपने तूने कहीं पे पढ़ा था कि वी स्क्वायर आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 और 2 बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू टी, और यही तो प्रूफ करना है मुझे। क्या ये बात समझ में आई? शुरू में क्या लिखा मैंने कि पीवी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस, फिर हमने बोला कि देखो वी स्क्वायर आर एम एस जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो हमने लिख दिया टी। फिर आपने बोला कि सर पीवी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ये सही बात है, हमने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी में कंडीशन दे दिया कि अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए तो हम बोलेंगे वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो चार्ल्स लॉ भी बड़ा आसानी से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ। अब एवोगैड्रोज लॉ में आपको स्टेटमेंट याद है उसका क्या था कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, मतलब मोल पे डिपेंड करता है वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, लिख देता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दीजिएगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, पार्टिकल्स से। हमने बोला ठीक है, इसी बात को प्रूव करनी है। आइए, मैंने बोला कि पीवी इज इक्वल टू, हम लोग काइनेटिक थ्योरी से लेके आए हैं, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन, एम स्मॉल इसलिए लिखा है क्योंकि एक का ले रहा है ना, बार बार कंफ्यूजन ना हो। वी स्क्वायर आर एम एस लिख देता हूं, यही हमने पढ़ा था। अब आप मुझे बताइए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर एम एस भी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि डिपेंड करता है वी स्क्वायर जो है आर एम एस का, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब क्या आ गया, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एन आ गया। क्या आ गया, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब मुझे बताओ प्रेशर भी तुमने कांस्टेंट किया है कि नहीं किया है? अभी तक तो टेम्परेचर खाली कांस्टेंट किया ना, अब प्रेशर भी करेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऐसा हो जाएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन कैपिटल लिखना। क्या आपको यही प्रूफ करना था मिथांशु? हाँ तो ये जो आपने सोचो, वो जो डेरिवेशन तुमने किया, ठीक है, वो जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी वाला, कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि हर चीज हम उसी से डेराइव कर पा रहे हैं आगे चल के। तो उस डेरिवेशन को बार बार करके देख लीजिएगा, ये तीनों भी हम लोग से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे आते हैं कि डेराइव करके बता दो, तो इस तरीके से डेराइव करके भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप कॉपी कीजिए, फिर अगला टॉपिक अपना रहेगा कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। चलिए मैं भी समझा देता हूँ यहाँ पे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि व्हेन टू गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अलाउड टू डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है एक छोटे से छेद से बाहर निकलना। तो अगर सेम टेम्परेचर पे दो या दो से ज्यादा गैसेज भी रखे हुए हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा ना गैस का, जिस स्पीड से वो बाहर निकल रहे होंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ देयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ देयर गैसेज। मतलब रेट जो होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे ρ1 का रूट और रूट ऑफ ρ2 होगा। ये बात ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताता है। अब हम इसको डेराइव करने वाले हैं। तो देखो डेरिवेशन में मैं लिखूंगा कि पहले ये समझ लीजिए कि रेट R1 अपॉन R2, जिस रेट से बेटा बाहर निकलेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इससे वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 होगा। समझिएगा इस बात से, ज्यादा तेजी से अगर होल से बाहर निकल रहा है तो ज्यादा गैस निकल जाएगा, छोटे अगर अगर कम तेजी से निकल रहा है तो कम ही गैस निकलेगा, यही होगा ना मतलब जितना रेट ज्यादा। हाँ, आर रेट, आर मतलब रेट, आर मतलब रेट, रेट जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर निकलेगा। हमने बोला ठीक है, कोई ये नहीं। अब आपको एक रूल पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से
कि 1/PV इज इक्वल टू होता है 1/3 mn/v² RMS, यही होता है। फिर आपने बोला कि VRMS का एक आपने कैलकुलेट किया था, याद कीजिए। VRMS जो होता है वो होता है √3p/ρ। रो क्यों लाए, समझ में आया आपको? हमको डिराइव करना है इसलिए। तो मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि V1/V2 RMS वाली बात चल रही है इज इक्वल टू 3p/ρ1 का रूट डिवाइडेड बाई √3p/ρ2 होगा। देखो प्रेशर कांस्टेंट आपने बोला था कि सेम प्रेशर एंड ये, तो ये कट गया। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा √1 एंड दिस। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं? V1/V2 इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। मुझे बताओ V1/V2 जो है वो वॉल्यूम है, राइट? तो आप लिख सकते हैं V1/V2 मतलब कुछ और नहीं, R1/R2 होता है। और R1/R2 भी अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2/ρ1। क्या आपको यही डिराइव करने के लिए बोला गया था? देखो तो ध्यान से, देखिए R1/R2 इज इक्वल टू, यही बोला गया था। तो इस चीज को बढ़िया से कहीं पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना? तो खूब अच्छे से इस चीज को लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आपको लिखने का मौका दूंगा। एक चीज मैं और बताना चाहता था कि ग्राहम लॉ तो पढ़ लिए थे, एक था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, खूब फेमस है ये। हाँ ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं आपको